नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं अनीता पारेख, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। विद्यार्थियों, हमारे पिछले वीडियो में हमने शिक्षण का अर्थ, उसकी परिभाषा, शिक्षण की प्रकृति आदि विषयों के बारे में अध्ययन किया था। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको शिक्षण के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन करवाऊंगी। शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक दार्शनिकों, शिक्षा विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों ने अनेक तरह के शोध कार्य किए, उनका प्रयोग किया, उनका गहन चिंतन किया, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शोध एवं प्रयोग संपन्न हुए और इस शोध और प्रयोगों के फलस्वरूप शिक्षण के कुछ सिद्धांत विकसित हुए। अपने आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का आज हम हमारे इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वह है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक पाठ का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, निश्चित तथा पूर्ण परिभाषित होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य शिक्षक को प्रभावशाली ढंग से पाठ पढ़ाने में तथा छात्रों को सफलतापूर्वक पढ़ने में मदद करता है। बिना स्पष्ट उद्देश्यों के पढ़ाना शिक्षण नहीं होता। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि कोई भी कार्य जो भी हम करते हैं वह किसी न किसी उद्देश्य को निर्धारित करने के पश्चात ही करते हैं, और शिक्षण का जो कार्य है वह निरुद्देश्य नहीं होता है। तो शिक्षण का कार्य जो हम करते हैं वह कुछ उद्देश्यों को निश्चित करने के पश्चात ही करते हैं। तो हमारा इसका जो सिद्धांत है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, इसके अंतर्गत भी यही बात की गई है कि कोई भी पाठ जो हम विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं उसका कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। आप विद्यार्थियों को कक्षा में जा कर के डेली लेसन प्लान करवाते हैं, बच्चों को डेली क्लास में जाके पढ़ाते हैं, उस हेतु भी आप कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं। यानी आपका जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, किस लिए पढ़ाने जा रहे हैं, उसको पढ़ने से विद्यार्थी को क्या लाभ होने वाला है, ये सब बातें आप पूर्व में निश्चित कर लेते हैं। उसके उद्देश्य आप निश्चित कर लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी में ये परिवर्तन होगा, विद्यार्थी ये कौशल सीखेगा, इस चीज़ से अवगत होगा, उसे इस चीज़ का अवबोध होगा। ये सारे उद्देश्य हम निश्चित करते हैं। तो शिक्षण के इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि प्रत्येक पाठ का एक निश्चित उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य से शिक्षक प्रभावशाली ढंग से पढ़ाता है और विद्यार्थी उसको सफलतापूर्वक अधिगम करते हैं या सफलतापूर्वक उस पाठ को पढ़ने में यह उद्देश्य हमारी मदद करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुकूलता का सिद्धांत। शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह एक जीवंत क्रिया होती है। इसके अंतर्गत छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर इस क्रिया को करते हैं। यानी एक आपसी आदान प्रदान ज्ञान का इसके अंतर्गत होता है और एक जीवंत क्रिया होती है। यानी एक व्यक्ति बोल रहा है, एक सुन रहा है, ऐसा नहीं। शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर इस प्रक्रिया को संपादित करते हैं, इस क्रिया को करते हैं। तो यह जो सिद्धांत कहता है, अनुकूलता का सिद्धांत, ये यही बात कहता है कि इसे परिस्थितियों एवं तत्वों के अनुसार लचीला होना चाहिए, यह छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। यानी जो भी शिक्षण का कार्य हम कर रहे हैं वह छात्रों के अनुसार हो, छात्रों के अनुसार उसे लचीला होना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को सृजनात्मकता वाला तथा सूझबूझ से युक्त होना चाहिए, जो कि आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन ला सके। यानी विद्यार्थी के अनुकूल शिक्षक जो शिक्षण करवाने जा रहा है उसे परिवर्तित कर सके।
कक्षा में किस तरह के विद्यार्थी हैं, किस तरह से उनको शिक्षण दिया जाए, किस तरह से आप विद्यार्थी जल्दी सीखेगा, इन सब चीज़ों का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए और इन सब चीज़ों के माध्यम से ही शिक्षक शिक्षण का कार्य करवाए। नेक्स्ट है सक्रियता का सिद्धांत। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। हम सब जानते हैं कि शिक्षक और छात्र, शिक्षक प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी उत्तर देते हैं, है ना। इस तरह से शिक्षक और छात्रों के मध्य एक अंतःक्रिया चलती रहती है। तो शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षण में क्रियाशीलता को बनाए रखे, जिससे छात्र सक्रिय होकर उसमें भाग ले सकें। इस हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों की मूल प्रवृत्तियों एवं उनके इंद्रिय जो संवेदनाएं होती है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करे तथा प्रत्येक सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोगात्मक पक्ष प्रस्तुत करे, यानी उसको किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं इसको प्रस्तुत करे और छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करे। छात्र जब स्वयं करेगा तो सक्रिय रहेगा, तो छात्र जितनी सक्रियता से सीखेगा शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट हमारा है पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों के पूर्व ज्ञान या पूर्व व्यवहार या पूर्व जो उनके पास अनुभव हैं उनकी जानकारी प्राप्त करता है। आप सभी भी करते हैं, जब आप कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो आप कुछ प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। वो प्रस्तावना प्रश्न हम क्यों करते हैं? विद्यार्थी के पूर्व अनुभवों या पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो शिक्षक कक्षा में क्या करता है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का या पूर्व अनुभवों की जानकारी प्राप्त करता है और उसी के आधार पर वह नवीन ज्ञान विद्यार्थी को प्रदान करता है, यानी विद्यार्थी कितना उसके विषय में जानता है जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं। इसका ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी को नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो सरल हो जाती है, सुगम हो जाती है और उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता यानी बालक को केंद्र में मान के चलना। एक अच्छा जो शिक्षक होता है वो हमेशा या सदैव अपने शिक्षण को छात्रों की आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं, उनकी रुचियों, अभिरुचियों, उनकी आयु, उनके मानसिक स्तर आदि के अनुसार व्यवस्थित करता है। यानी बच्चा जो है वह किस स्तर का है, उसकी आयु क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी रुचियां क्या हैं, आदि सब चीज़ों का शिक्षण करवाते समय एक अच्छा शिक्षक ध्यान रखता है और ऐसा करके वह शिक्षण को बाल केंद्रित बनाता है। नेक्स्ट है जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। जनतंत्रीय व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जनतंत्रीय व्यवस्था को हम उत्तम मानते हैं, क्योंकि यह विद्यार्थी को स्वचिंतन करने, अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करती है। जनतंत्रीय यानी लोकतंत्रीय, जिसमें सभी को बोलने का अधिकार है ना। तो प्रत्येक बच्चा स्वचिंतन करता है, प्रत्येक बच्चा अपनी अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत कर सकता है। विद्यार्थी में ऐसा करने से क्या होता है? आत्मविश्वास, आत्मगरिमा, आत्मसम्मान आदि गुणों का इस माध्यम से विकास किया जा सकता है। अतः हम मतलब शिक्षक को शिक्षण का कार्य करते समय जनतंत्रीय व्यवहार के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, जनतंत्रीय प्रणाली को अपनाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि शिक्षक जो कहे बस विद्यार्थी को वही सुनना है, वही करना है, नहीं, विद्यार्थी को अपना पक्ष रखने का भी पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी में विभिन्नता होती है। प्रत्येक छात्र की बुद्धि, उसका स्वभाव, उसकी योग्यताएं, उसकी रुचियां, उसकी क्षमताएं आदि एक समान नहीं होती, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो एक अच्छा जो शिक्षक होता है वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों की इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। एक अच्छा शिक्षक
शिक्षण का जो कार्य करता है उस कार्य को करते समय विषय वस्तु को छात्रों के जीवन से संबंधित करके पढ़ाता है। छात्र जो क्रियाएं करते हैं या जो विषय वस्तु उनके जीवन में उन्हें ज़्यादा उपयोगी लगती है, उन्हें वह बहुत जल्दी सीख जाते हैं और भविष्य के लिए उन्हीं का वह उपयुक्त ढंग से या सही प्रकार से उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सहसंबंध का या समवाय का सिद्धांत। सहसंबंध या समवाय यानी एक विषय को जब भी पढ़ाया जाए उसका संबंध अलग अलग विभिन्न विषयों के साथ करके पढ़ाया जाए। यानी विद्यार्थी के पास विभिन्न विषयों का जो ज्ञान है उन सबको अपने विषय से सहसंबंधित करके, या शिक्षक को जो विभिन्न विषयों का ज्ञान है उसको सहसंबंधित करके विद्यार्थियों को प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी विषय को जब पढ़ाया जाए तो उसका संबंध विभिन्न विषयों के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए। विज्ञान, आर्ट्स, संगीत आदि विषयों के साथ में इस सहसंबंध को जोड़ा जाना चाहिए। प्रकरण विशेष के साथ में संबंध किया जाना चाहिए। अन्य विषय के प्रकरणों का संबंध अपने प्रकरण के साथ करके विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण से पूर्व जो भी कुछ शिक्षक को पढ़ाना है उसकी विस्तृत एक योजना बना लेनी चाहिए, उसका नियोजन कर लेना चाहिए। इसी को नियोजन का सिद्धांत कहा जाता है कि शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व किस तरह से विद्यार्थी को पढ़ाना है, किस तरह से उसको ज्ञान देना है, इसकी एक योजना बना ले, नियोजन कर ले। शिक्षक अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बिना योजना या नियोजन किए जाता है तो वह उद्देश्य उसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यदि उसने योजना बना रखी है, अपने कार्य का नियोजन कर रखा है, तो उसके जो उद्देश्य उसने निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति उसे अवश्य ही होगी। तो अतः कक्षा शिक्षण से पूर्व नियोजन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। योजना, प्लान पहले से कर लेना चाहिए कि हमें किस तरह से शिक्षण के कार्य को पूर्ण करना है। नेक्स्ट हमारा है चयन का सिद्धांत। शिक्षण के उद्देश्यों के अनुसार या पाठ्य वस्तु के जो हम चयन करते हैं वह हमें शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनके अनुसार करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें यह निर्देश देता है, यह हमें बताता है कि शिक्षण के लिए केवल उन तथ्यों या उन विषय वस्तुओं का चयन किया जाना चाहिए जिसको हमें पढ़ाना है या जो कि उद्देश्य के अनुसार हमारे लिए आवश्यक है। इसे यदि हम अन्य शब्दों में समझना चाहें तो यानी निश्चित, स्पष्ट और पूर्ण परिभाषित उद्देश्यों के अनुसार ही पाठ्य वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पाठ्य वस्तु में क्या होता है, अनावश्यक बातों का समावेश हो जाता है। नेक्स्ट है प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। जो भी शिक्षक कक्षा में शिक्षण का कार्य करने जाता है उसे यह चाहिए कि वह पढ़ाने से पहले बहुत सावधानी पूर्वक अपने विषय के शिक्षण के लिए व्यूह रचनाओं का चयन कर ले, उनका निर्माण कर ले, उनका उपयोग कर ले। और इन व्यूह रचनाओं का चयन करते समय उसे छात्रों की आवश्यकताओं, उनके स्तर, उनके पूर्व ज्ञान आदि का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण। देखिए, प्रभावशाली अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छा जो शिक्षक होता है वह कक्षा की स्वच्छता, उसमें प्रकाश की क्या व्यवस्था है, बैठने की क्या व्यवस्था है आदि का ध्यान रखता है। वह विद्यालय, महाविद्यालय के अंतर्गत अन्य शिक्षकों, प्राचार्य, छात्रों आदि के साथ भी उचित संबंध रखता है और इस तरह से वह विद्यालय में एक प्रभावशाली अधिगम के लिए भौतिक और सामाजिक वातावरण को अनुकूल बनाता है, जिससे कि उचित नियंत्रण भी स्वतः ही स्थापित हो जाता है। यदि शिक्षक का जो व्यवहार है या शिक्षक का
जो हम कहेंगे कि शिक्षक सभी चीज़ों पे ध्यान रखता है, उसके संबंध विद्यार्थी के साथ अच्छे हैं, तो विद्यार्थी उस शिक्षक की बात को बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं, अच्छे से सुनते हैं और नियंत्रण में रहते हैं। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शिक्षक अपने छात्रों की कमियों, कमजोरियों, त्रुटियों आदि का पता लगाता है और उनमें सुधार करता है या उपचार करता है। इस प्रकार से वह उन्हें अपनी कक्षा के अन्य बच्चों के साथ या कक्षा स्तर तक पहुंचने में उनकी सहायता करता है। उनका उपचारात्मक शिक्षण होता है ना, कक्षा में विभिन्न विभिन्नताओं वाले छात्र होते हैं, तो उन विभिन्नता वाले छात्रों को बहुत जल्दी सीखने वाला होता है, कोई बहुत धीरे समझता है, तो अध्यापक ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करके उनका उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करता है और उनकी सहायता कक्षा के अन्य बच्चों के समान उन्हें लाने में करता है। नेक्स्ट है क्रियाओं का सिद्धांत। क्रियाओं यानी करके सीखना। करके सीखना, फ्रॉबेल महोदय ने भी कहा है कि करके जो सीखा जाता है वह अधिगम की सर्वोत्तम विधि। एक कार्य हम स्वयं करते हैं और एक कार्य को हम करते हुए देखते हैं, तो हम स्वयं जो कार्य करते हैं उसको हम बहुत शीघ्रता से सीखते हैं। तो करके सीखना एक बहुत अधिगम की एक बहुत अच्छी या सर्वोत्तम विधि है। छात्र अपने हाथों से जो कार्य करता है शिक्षक के निर्देशन के अनुसार, या शिक्षक उन्हें निर्देशन प्रदान करता है और छात्र क्रियाओं को करता हुआ जो कार्य करता है, तो वह बहुत प्रभावशाली विधि से बहुत जल्दी और बहुत स्थायी रूप से ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इस तरह की जो विधियाँ हैं उनमें प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, खोज विधि आदि इसी तरह की विधियाँ हैं। इसमें विद्यार्थी क्रियात्मक रूप से कार्य करता हुआ सीखता है और उसका शिक्षण अधिगम का जो कार्य है वह बहुत प्रभावशाली ढंग से पूर्ण होता है। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है विभक्तीकरण का सिद्धांत। विभक्तीकरण यानी डिवीज़न, बांटना। प्रभावशाली शिक्षण के लिए हम विषय वस्तु को छोटे छोटे विषय यूनिटों में या छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करवाते हैं। यदि विभक्तीकरण करके ज्ञान प्रदान करवाया जाता है तो विद्यार्थी बहुत अच्छे से उस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, उसे हर बिंदु स्पष्ट हो जाता है। और यदि हमने एक साथ संपूर्ण पाठ पढ़ा दिया तो विद्यार्थी को उस पाठ को समझने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो शिक्षण का एक सिद्धांत विभक्तीकरण का सिद्धांत है कि छोटी छोटी इकाइयों में विषय वस्तु को बांटकर ज्ञान प्रदान करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग का सिद्धांत। शिक्षण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक सामाजिक क्रिया है, इसकी प्रकृति जनतंत्रात्मक है। जनतंत्रात्मक होने के कारण शिक्षक और छात्रों के मध्य या छात्र छात्र के मध्य एक सक्रिय सहयोग की भावना होनी चाहिए। यानी कक्षा में शिक्षक और छात्र, छात्र छात्र आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। ऐसा करने से क्या होता है, शिक्षण अधिगम जो होता है वह प्रभावशाली रूप से होता है। यानी एक विद्यार्थी को कोई परेशानी आ रही है तो शिक्षक उसका सहयोग करे या वह अपने अन्य विद्यार्थियों से इस हेतु सहयोग प्राप्त कर सके। यदि ऐसा करता है तो उसकी वह विषय वस्तु बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाती है, उसके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को जब बार बार किया जाता है तो वह बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। इसी तरह शिक्षण के अंतर्गत भी यही नियम काम करता है, यही सिद्धांत काम करता है। शिक्षक को कक्षा के अंतर्गत पढ़ाते समय आवश्यकता अनुसार अच्छा अधिगम करवाने के लिए बार बार पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। पुनरावृत्ति से क्या होता है, अभ्यास होता है, और अभ्यास होने से उत्तम शिक्षण या उत्तम अधिगम होता है। यानी हम एक ही पाठ को या एक ही विषय वस्तु को जब बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आपने आज पढ़ लिया, अब मैंने आपसे कहा कि मैं आपका इस चीज़ का टेस्ट लूँगी, तो आप उस चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे, और जब आप दोबारा पढ़ेंगे, आपका पहले पढ़ा हुआ है, आपने दोबारा पढ़ा, तो क्या होगा, आपका अभ्यास होगा, और इस अभ्यास से आपको वह पाठ या वह विषय वस्तु बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी, या अधिगम आप उसका बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो विद्यार्थियों,
आज के इस वीडियो में हमने शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के विषय में चर्चा की। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शिक्षण के जो अन्य सिद्धांत हैं उनके विषय में ज्ञान प्रदान करूंगी, उनके विषय में आपको शिक्षण कार्य करवाऊंगी। मेरे आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।